तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बोर्ड में शायद 10th वालों के या 11th में भी है, तो बोर्ड में लेकिन 10th वालों में 5 नंबर तक पूछ लिया जा सकता है कि नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको 5 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इन सब का नाम क्या होता है ना, सचित्र वर्णन। तो पहले हमको इसमें पता होना चाहिए क्या क्या है। तो देखिए, हमारा जो ये चीज़ निकली है, दिख रहा है, ये एक नलिका निकली है। इसको कौन सी नलिका कहते हैं? अववाही नलिका। अववाही अववाही नलिका। और उसी तरह से इसको कौन सी नलिका कहते हैं? इसको कहते हैं अपवाही नलिका। कौन सी नलिका? अपवाही। ठीक है। फिर देखिए, ये जो आपको ऐसे एक संरचना दिख रही है, प्ले कप जैसी है ना, ऐसे एक कप जैसी है। तो कप जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ठीक। फिर इसके अंदर देखिए, आपको एक रक्त नलिकाओं का गुच्छा दिख रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। हिंदी में इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक। देखिए नीचे ऐसे आइए, ये देखिए यहाँ पे कुंडली सा हो गया ना, कुंडली। तो कुंडली सा हो गया, तो इसलिए इसको कौन सी नलिका कहते हैं? कुंडलित नलिका। अब देखिए, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आई है, देखिए यहाँ से आएगा कोई भी, मान लीजिए चीज़, तो इधर नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि घटेगा। नीचे की तरफ माना जानेगा, घटेगा। और आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, घटते क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह सबसे बड़ा, उसके बाद उससे भी, तो उसको क्या कहते हैं बताइए। देखिए, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग माने होता है अवरोही, और अवरोही माने होता है क्या? घटते क्रम। तो इसको अवरोही चाप बोलते हैं। अवरोही क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। उसी तरह से जब ये अवरोही चाप है, तो ये कौन सा होगा? जब इसमें, तो ये आरोही चाप। ठीक। तब ये चीज़ क्या है? इसीलिए देखिए, मैंने इसको पिंक से बना दिया ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। अगर ये अवरोही चाप और आरोही चाप की ये मिलने से बन रहा है, इधर देखिए आरोही चाप, इधर क्या है? अवरोही चाप। तो ये दोनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको कौन सा कहते हैं? हेनले का चाप। क्या कहते हैं? हेनले का चाप। ठीक। देखिए, अब चले आइए इधर। फिर देखिए, ये जो नलिका है, इसमें कि सब जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठा संग्रह हो जाते हैं, संग्रह। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। और जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब संग्राहक नलिका ही है। इसमें मैंने सिर्फ एक बना के दिखाया है, शायद इसमें और आके मिल रही हो। इसमें भी एक आके मिल रहा है, इसमें भी एक आके, इसमें भी। तो सबसे पहले मैं अब नेफ्रॉन का आप सभी को कार्य बताना चाहता हूँ। तो नेफ्रॉन का सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है? देखिए, नेफ्रॉन हमारे वृक्क में पाया जाता है। पहले मान लीजिए अगर लिखना होगा, तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ वृक्क में प्रत्येक वृक्क में लगभग ये 10 लाख पाए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? जिसे आया रुधिर को छानने का कार्य कौन करता है? तो वृक्क करता है। लेकिन अगर मान लीजिए वृक्क का ऑप्शन मैंने दिया नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन करता है। ठीक है। क्या करता है? देखिए, ये जो इधर से आता है, इसमें रुधिर आया, तो जो रुधिर में पदार्थ होते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया, नाइट्रोजन, जो भी कुछ होते हैं, तो सबको क्या करता है? छान कर इधर अपने अंदर गिरा लेता है। फिर ऐसे ऐसे होते हुए मूत्र निकास जो खराब होते हैं बाहर चले जाते हैं, जो सही होते हैं अंदर पहुंचा देता है। ठीक। ये देखिए, अब मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। इसका जो व्यास होता है, ये बड़ा होता है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये मान लीजिए इतना मोटा। और ये जो होता है जिससे इसमें पहुंचता है, ये होता है पतला। अब जो खून इसमें आ रहा है, रुधिर, वो तो ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, और जब ज़्यादा नहीं पा रहा है, तो इसमें क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है। और जब प्रेशर बन जाता है, तो वो क्या करते हैं? लगता है इधर आने लगता है। इसमें से ये जो बोमेन संपुट है, फिल्टर की तरह कार्य करता है, साफ करने का कार्य करता है। तो इसका जब व्यास बड़ा है, तो ये जब इधर आता है इसमें, तो ये इधर से ज़्यादा जा नहीं पाता, क्योंकि इसका व्यास छोटा है। तो प्रेशर बन जाता है, फट जाएगा ऐसे लगता है। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है? इसमें चला जाता है, और इसी तरह से वो साफ कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले जिसके बारे में अगर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं नेफ्रॉन के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुझे नेफ्रॉन के बारे में भी लिखना पड़ेगा ना कि क्या है। अरे भाई, जिसके बारे में लिख रहे हो, अगर उसी को नहीं बताओगे तो फिर क्या मतलब है? करते हैं। देखिए, जैसे कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, तो उसी तरह से ये भी किसको बनाता है? हमारे वृक्क को। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वृक्क की
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, अब देखिए कितनी इजी डिफिनेशन होगी ना। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माने इसी से मिलकर बना हुआ, जैसे हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, तो इसी तरीके से नेफ्रॉन से मिलकर क्या बना है? वृक्क। ठीक है, अब मैं इसके बारे में और क्या लिख सकता हूँ कि प्रत्येक वृक्क में लगभग, मैंने कितने बताए थे? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में, इसके जो का मतलब जिससे मिलकर ये बना है, किस किन चीज़ों से, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो अब इसके बारे में कुछ तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बोमेन संपुट। बोमेन क्या आ जाता है? संपुट आ जाता है। सबसे पहले हमारा क्या जाता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट देखिए, यह एक कप जैसे आकार का होता है। यह एक कप के आकार का होता है। हाँ, और फिर हमने क्या बताया था ये कि जो फिल्टर का कार्य करता है, जो फिल्टर का कार्य करता है। ठीक, अब इसमें देखिए सचित्र वर्णन मतलब इसी से देखकर मुझे वर्णन करना है, यही होता है ना। तो इसको रटिएगा मत, मैंने आपको इतने अच्छे से इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े। ठीक, अब देखिए ये बोमेन संपुट के अंदर रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि जिसमें रक्त नलिकाओं का क्या पाया जाता है? जिसमें रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा दूसरा क्या जाता है? क्या आ जाता है? हेनले का चाप। देखिए सबसे पहले देखिए हेनले का चाप जो हमारा किस आकार का है? ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यह चाप अंग्रेजी वर्ड माला, और डिफिनेशन बढ़ा देते हैं ना। यह चाप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आकार का होता है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? ये किस चीज़ से मिलकर बना है? अवरोही चाप और किससे? आरोही चाप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जिसका निर्माण किससे हुआ है? अवरोही व आरोही चाप से। इसका निर्माण क्या होता है? अवरोही और आरोही चाप के मिलने से होता है। ठीक, अब हम अपनी तीसरी डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तीसरी डिफिनेशन हमारी कौन सी हो जाएगी? संग्राहक नलिका। तो चलिए संग्राहक नलिका के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, तो संग्राहक नलिका में ये नलिका हमारी क्या है? एक विशेष प्रकार की नलिका है, लिख दी थी। चलिए, यह एक विशेष प्रकार की नलिका होती है। यह एक विशेष प्रकार की नलिका
होती है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की नलिका होती है। और देखिए ये पूरा आरोही चाप क्या हुआ है, इसी पे जाकर क्या हुआ है, मिला हुआ है ना। अगर ये आरोही चाप जाकर इस पे मिला हुआ है तो हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि क्या जहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ लिख सकते हैं, जहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक, और मैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो संग्राहक नलिका का ये भाग होता है, ये हमारा क्या होता है, मूत्रवाहिनी। मूत्र, ये हिस्सा जो जाएगा मूत्र वाहिनी। ठीक है, देखिए मैंने आपको इतनी इजी तरीके से, एक बार देख लीजिए आप लोग सभी, इतनी इजी तरीके से मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना बता दी है। और ऐसे वीडियो में आप लोगों के लिए कहूँगा एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा, एक एक टॉपिक। तो अगर एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से बोर्ड में नंबर ले आएंगे। धन्यवाद।